तो दोस्तों ये क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग का चैप्टर है, जिस पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूं और उसी क्रम में ये चौथा और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम एक्चुअल जो फिजियोलॉजी है डाइजेशन की उसको समझने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप साथ ही आपका कोई सुझाव है तो सुझाव के बारे में मुझे जरूर अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलिए बात करते हैं जो एक्चुअल डाइजेशन होता क्या है। देखिए जब भी अपने खाना खाया, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, एक उसका कौर तोड़ा या जो भी चीज़ हमने खाई, खाने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि दांत से पहले उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसको दांत का काम क्या होता है उसको आगे से काटना, और जो हमारे जो पीछे के दांत हैं प्री मोलर और मोलर उसको दांत को चबाने का काम करते हैं, अच्छी तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं। पहला ये सारा फंक्शन कहां से शुरू होता है? बक्कल कैविटी में। एज सून एज द फूड इज एंटर्ड इनटू द बक्कल कैविटी, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज स्टार्टेड एंड दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डाइजेशन। दूसरी चीज क्या होती है, हमने बात की थी सलेवरी ग्लैंड्स की। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। एक चीख के यहाँ चीख में खुलती है, दो सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर कहाँ होती है? दांतों के पीछे, और तीसरी कहाँ होती है? सब लिंगुअल, जो कि जीभ के नीचे खुलती है। इन तीनों ग्लैंड्स का काम है सलाइवा को सिक्रीट करना। जब सलाइवा को जब सिक्रीट होता है और साथ साथ भोजन को हम चबा रहे होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? मस्टिकेशन। उस भोजन को चबाने के प्रोसेस को बोलते हैं मस्टिकेशन। सलाइवा का हेल्प क्या है? सलाइवा किस चीज में हेल्प करती है? सलाइवा जब उस भोजन के साथ मिक्स होता है तो सलाइवा उस भोजन को बहुत ही सॉफ्ट बना देता है, और सॉफ्ट बनाने के बाद जब भोजन इस लायक हो जाता है कि वो हमारे छोटी सी ईसोफेगस में नीचे बड़े आराम से स्लाइड हो सके, तब तक उस भोजन को चबाया जाता है। ऐसे इसीलिए डॉक्टर क्या आम लोग भी सलाह देते हैं कि भोजन को जब भी आप खाएं धीरे धीरे खाएं और जितना ज़्यादा हो सके उतना चबा कर खाएं। जल्दबाजी में अगर खाएंगे तो वो फूड ऐसा ही पेट में चला जाएगा, उसको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कई बार उसके परिणाम ये होते हैं कि पेट में कई बार दर्द होने लगता है और इनडाइजेशन, जिसको हिंदी में कब्ज बोलते हैं, लोगों को इनडाइजेशन हो जाता है क्योंकि फूड के बड़े बड़े पार्टिकल को पचाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो भोजन का जो एक्चुअल डाइजेशन है शुरू कहाँ से होता है? शुरू बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है। तो बक्कल कैविटी में टीथ हमारे भोजन को छोटे छोटे पीसेस में काटने का काम करते हैं, तोड़ने का और पीसने का काम करते हैं। साथ ही जो सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है इसको क्या बोलते हैं? सलाइवा। सलाइवा उसमें मिक्स होती है और टंग उसको क्या करती है? भोजन को चारों तरफ घुमाती है। तो जब भोजन इतना सॉफ्ट हो जाता है कि वो आराम से हमारे स्टमक में स्लाइड कर सके, तो भोजन का वो जो पार्ट होता है जो हमारा एक्चुअली हम जिसको स्वॉलो करते हैं, जिसको निगलते हैं, दैट इज कॉल्ड बोलस। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसको क्या बोलते हैं? बोलस। लुगदीनुमा जब भोजन हो जाता है उसके बाद भोजन वो कहाँ चला जाता है? स्टमक में। किसके थ्रू? ईसोफेगस के थ्रू। तो इसमें ये तो हो गया फिजिकल प्रोसेस। अच्छा, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो मैकेनिकल प्रोसेस है, दूसरा केमिकल प्रोसेस है। दिस होल डाइजेशन ऑफ फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज द फिजिकल प्रोसेस, जिसमें फिजिकल प्रोसेस में मैंने अभी आपको बताया था बक्कल कैविटी में जो फिजिकल प्रोसेस होता है उसको भोजन को चबाना कहते हैं, मस्टिकेशन, और जो भोजन हम निगलते हैं स्वॉलो करते हैं उसको बोलते हैं बोलस। तो हम कह सकते हैं ये 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरा है केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस का मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया। अच्छा, भोजन का जो भी चीज खाते हैं उसका एक्चुअल डाइजेशन जाके स्टमक और बाकी का जो डाइजेशन है वो और उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो जाके लार्ज स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देखिए लेकिन बक्कल कैविटी में क्या होता है? बक्कल कैविटी में जब भी हम भोजन को खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, आपने महसूस किया होगा कि कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ ऐसे रोटी खा रहे हैं, कुछ ब्रेड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अगर उसको बहुत देर तक उसको हम चबाते रहे तो आपने महसूस किया होगा कि वो भोजन थोड़ी देर बाद कुछ समय बाद वो मीठा लगने लगता है। उसका रीज़न क्या है कि हमारे जो सलेवरी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन सलाइवा उसमें एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं सलेवरी अमाइलेज। नाम याद रखना, सलेवरी अमाइलेज। वो क्या करता है? भोजन में जो स्टार्च प्रेजेंट है, जैसे आपने चावल खाए, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है। तो बहुत ज्यादा देर तक हम उसको खाते रहे, चबाते रहे तो भोजन वो हल्का सा मीठा सा लगने लगता है। उसका रीजन क्या है कि भोजन में जो स्टार्च प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ सलेवरी अमाइलेज इट्स कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, और माल्टोज एक शुगर है। ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज ये आपने पढ़े होंगे। तो माल्टोज एक शुगर है जो जिसका टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा सा मीठा होता है। ऑलराइट, तो फूड किस फॉर्म में हमारी बक्कल कैविटी से स्टमक में जाता है? इट गोज स्लिट्स डाउन, स्लाइड्स डाउन इनटू द स्टमक इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट लुगदी जैसा होता है, उसको बोलते हैं बोलस। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मस्टिकेशन।
चबाना। तो बक्कल कैविटी में सिर्फ इतना ही डाइजेशन होता है। इसके अलावा जो हमारा सलाइवा है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स और प्रेजेंट होते हैं जो भी हम कई बार भोजन खाते हैं, कई बार वो ऐसा होता है इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे बैक्टीरिया बक्कल कैविटी में ही उन एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं काफ़ी हद तक, सारे तो नहीं होते। तो बक्कल कैविटी में केवल इतना ही प्रोसेस होता है, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज इन प्रेजेंस ऑफ सैलिवरी एमाइलेज। ये कौन सा प्रोसेस है? ये केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस क्या हुआ? भोजन का बक्कल कैविटी से स्टमक में आना। ये आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये बक्कल कैविटी है और बक्कल कैविटी लीड्स इनटू ईसोफेगस। मैंने आपको बताया था, जो आपको डायग्राम आपको बना के दिखाया। ये डायग्राम को मैंने दोबारा इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बक्कल कैविटी से भोजन स्टमक में गया, तो बक्कल कैविटी से लेकर स्टमक के बीच में जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है। द ओनली थिंग दैट हैपेंस इन ईसोफेगस इज कि जब भोजन स्लाइड नीचे कैसे होता है, अपने आप तो नहीं होता है। मैंने बात की थी, जब हमने बात की थी कि पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल है देयर आर 4 बेसिक लेयर्स, बात की थी सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। उसमें जो मस्कुलरिस है उसमें 2 तरह के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से भोजन थोड़ी मात्रा में उनके एक्सपेंशन की वजह से भोजन जो है स्टमक में धीरे धीरे स्लाइड होता है, एक करके स्लाइड होता रहता है। तो ईसोफेगस में किस तरीके का प्रोसेस हो रहा है? मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, जो कि भोजन को 1 बाय 1 एक के बाद एक वो स्टमक में स्लाइड होता रहता है। मैंने जब इसका डायग्राम बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जहाँ पर ईसोफेगस स्टमक में कनेक्ट होती है उससे पहले एक वहाँ पर एक वॉल्व होता है, इंस्पेक्टर होता है। स्फिंक्टर मतलब एक वॉल्व टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो कि बेसिकली मसल्स की ही बनी होती है। उसका काम क्या होता है? जब एक बार फूड स्टमक में एंटर कर गया देन इट कैन नॉट कम आउट। ये वापस फूड वापस नहीं आता है, क्योंकि ये फूड की बैक एंट्री को रोकता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। एक वॉल्व होता है जो कि भोजन की बैक एंट्री को रोकता है। तो बक्कल कैविटी में सिर्फ इतना ही प्रोसेस होता है। नाउ द फूड एंटर्स इनटू द स्टमक। मैंने आपको स्टमक का डायग्राम बनाया है। ये गॉल ब्लैडर है, ये लिवर है, ये पैनक्रियाज है, और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई। एक वॉल्व यहाँ पर भी होता है। देन इट इज ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद ये एनस। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम मैंने एक बार और आपके लिए बनाया है। अब नाउ फूड इज इनसाइड द स्टमक। अब देखिए, अभी जो भी खाना खाते हैं वो खाना अगर एक बार फुल मील लेने के बाद वो खाना लगभग 4 से 5 घंटे तक स्टमक में रहता है। अब स्टमक में होता क्या है? स्टमक में भी 2 प्रोसेस एक साथ होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस क्या है कि जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद जब पानी पीते हैं तो हमारे स्टमक की मसल्स में भी मैंने बताया था, मस्कुलरिस जो लेयर है उसमें 2 तरह की मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों। तो दोनों मसल्स आपस में एक रिदम में, कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। इनका काम क्या होता है? फूड को ये बिल्कुल जैसे वॉशिंग मशीन में आप कोई डालते हैं, वॉशिंग मशीन कैसे स्पिन होती है, इसको चर्निंग बोलते हैं। जैसे आपने दही को जब चर्न करते हैं तो वो कैसे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इनकी जो लेयर्स होती हैं मस्कुलरिस, वो भोजन को जो पानी के साथ मिलता है और साथ साथ स्टमक में जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, जो डिफरेंट सेक्रेशन है, उसमें म्यूकस भी होता है, तो भोजन को और भी ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है और लगातार एक चर्निंग मैकेनिज्म होती रहती है। तो भोजन लगातार वो चर्न होता रहता है स्टमक में, इस तरीके से, जिसको मथना बोलते हैं हिंदी में। वो लगातार होता रहता है और भोजन लगभग इस कंडीशन में आ जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि जैसे आपने थिक सूप कोई आपने सूप बनाया, उसमें कॉर्नफ्लोर मिला दिया, थोड़ा सा उसकी थिक कंसिस्टेंसी हो गई। थिक कंसिस्टेंसी का पर्पस ये है कि फूड कैन नॉट एंटर इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट मैंने क्या बताया था? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में इस फॉर्म में एंटर नहीं कर सकता, टुकड़ों की फॉर्म में एंटर नहीं कर सकता। इट हैज टू बी इनटू द सेमी सॉलिड फॉर्म। और वो क्या होता है? जब स्टमक ऐसे एक्सपेंड करता है और जो उसमें जो मूवमेंट होते हैं उनको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उस चर्निंग को ही बोलते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से भोजन थोड़ा थोड़ा सेमी लिक्विड फॉर्म में इट स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू द ड्यूडेनम। यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ये वॉल्व क्या करता है? जब वॉल्व में एक बार भोजन थोड़ी सी मात्रा में, जैसे इंजेक्शन से किसी चीज को इंजेक्ट किया जाता है, उस तरीके से इंजेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको ड्यूडेनम, और यहाँ पर एक वॉल्व होता है जो उसकी बैक एंट्री को रोकता है। ये मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें केमिकल प्रोसेस क्या हो रहा है?
स्टमक की जो लेयर्स हैं उनमें कुछ स्पेसिफाइड सेल्स होती हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक सिक्रीशन होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? स्टमक में जो हमने बात की थी, जो 4 लेयर्स की बात की थी, सबसे अंदर म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। जब म्यूकोसा जो सबसे अंदर की मेम्ब्रेन है उसमें कुछ स्पेसिफाइड सेल्स होती हैं। उनमें से एक सेल है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल का काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना। म्यूकस एक लुब्रिकेशन का काम करता है। म्यूकस जो भोजन में मिलता है इट लुब्रिकेट्स द फूड एंड वो फूड को बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट कर देता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हिंदी में कहीं चिकना कर देता है ताकि वो आराम से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर सके। दूसरी सेल्स मैंने डायग्राम आपको माइक्रोवेले का डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल का ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं चीफ सेल्स। क्या बोलते हैं? चीफ सेल्स। वो चीफ सेल्स एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है पैप्सिनोजन। पैप्सिनोजन बेसिकली एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये एंजाइम जब सिक्रीट होता है इट इज सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है। तीसरी जो सेल का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पैराइटल सेल। वो पैराइटल सेल जो सिक्रीट करती है उसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हिंदी में आम भाषा में तेजाब भी बोलते हैं। अब चूंकि ये एसिड है तो इसकी एसिडिटी बहुत हाईली एसिडिक होता है। अब इनका काम क्या है? म्यूकोस को सॉफ्ट, भोजन को सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट करता है। पैप्सिनोजन क्या करता है? पैप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl वो पैप्सिन में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? पैप्सिनोजन मैंने अभी बताया था कि इनएक्टिव एंजाइम है। जब वो HCl के संपर्क में आता है तो HCl के संपर्क में आने के बाद पैप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड पैप्सिन। पैप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस में पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए हमारे स्टमक में अगर HCl का सिक्रीशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, डाइजेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, या उसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत समय, लंबे समय तक खाना ना खाएं तो आपके पेट में गैस बनने लगती है और उबकाई सी आने लगती है, ऐसा लगता है पेट में कुछ एसिड सा बन रहा है। नेचुरल सा प्रोसेस है, क्योंकि देखिए हमारा जो बॉडी में क्या एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है और उस क्लॉक के हिसाब से सारी एक्टिविटीज, बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज अपने आप चलती रहती है इन ए वेरी रिदमिक एंड वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर। होता क्या है कि जब आप लंबे समय तक कुछ खाते नहीं है, हमारा स्टमक ये एंटिसिपेट करता है कि अब पेट खाली है तो पेट को में अब कुछ भोजन जाएगा, तो उसके एंटिसिपेशन में अकॉर्डिंग टू दैट बायोलॉजिकल क्लॉक HCl सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तब HCl जब ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है तो आपको उबकाई सी आने लगती है, डकारें आने लगती हैं और ऐसा लगता है पेट में तेजाब बन रहा है, और कभी कभी वो ज़्यादा मात्रा में जाता है, कभी कभी ऊपर की तरफ भी आने लगता है। तो वो एक इंडिकेशन है कि पेट कह रहा है कि नाउ द स्टमक इज एम्प्टी, इट नीड्स सम फूड, इसको भोजन चाहिए। तब आपको जो भी खाने के लिए मिलता है तो आप कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ उस टाइम पर खा लिया जाए ताकि एसिडिटी कम हो जाए। अब ये पैप्सिन करता क्या है? जो भोजन हमने खाया, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो द फूड दैट वी ईट इट हैज 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसमें फैट है, फैट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद उसमें विटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं और उसमें वाटर। ये 6 एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें पर्याप्त मात्रा में ज़रूरत होती है। तो ये व्हाट दिस पैप्सिन डज, पैप्सिन क्या करता है? भोजन का जो प्रोटीन पार्ट है, जो भी हमने भोजन खाया उसमें जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका डाइजेशन एक स्टेप में तो पूरा नहीं हो पाता है। अब जब मैं प्रोटीन के बारे में, इनके बारे में जब मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा आपको डिटेल में बताऊंगा। प्रोटीन एक बेसिकली पॉलीपेप्टाइड चेन है विच इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल अमीनो एसिड्स इन अ सीक्वेंस। प्रोटीन बेसिकली अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड चेन है बहुत बड़ी। तो वो क्या करता है? पैप्सिन प्रोटीन्स को स्मॉलर प्रोटीन की चेन्स में ब्रेक करता है। तो प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ पैप्सिन दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। पेप्टोन्स बेसिकली छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं जो कि फर्दर जब इनका डाइजेशन होता है तो वो न्यूक्लियर जो जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती हैं अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स में बाद में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 6 महीने तक दे फीड स्ट्रिक्टली ऑन लिक्विड डाइट, मदर का दूध ही पीते हैं, लिक्विड डाइट पर ही रहते हैं मोस्टली। अब उनके अंदर क्या होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें एक एंजाइम पाया जाता है, जो बड़े होने पर वो एंजाइम का सिक्रीशन बंद हो जाता है, क्योंकि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मिल्क फॉर आवर डेली डाइट। हम मिल्क पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है। तो देखिए नेचर ने कितनी अच्छी चीज़ दी है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो उनको चूंकि खाना चबाने की ज़रूरत होती नहीं है, तो इसलिए उसमें उनके दांत भी नहीं होते।
तो जो बच्चे वो छोटे होते हैं जो सारा दिन मिल्क डाइट पर रहते हैं, उनके स्टमक में एक और एंजाइम सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं रेनिन। नाम याद रखिएगा, रेनिन। रेनिन एंजाइम क्या करता है, जो मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन होती है। कौन सी? कैसीन, CASAE। स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। कैसीन नाम की एक प्रोटीन होती है, इसको ये डाइजेस्ट करता है। तो इसमें दो एक्टिविटीज हो गई, फिजिकल एक्टिविटी और केमिकल एक्टिविटी दोनों हो रही है। नाउ द फूड स्टार्ट्स एंटरिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड मैंने क्या कैसे को बोला, इन द फॉर्म ऑफ, अब ये क्या कर रहा है स्टमक, इसमें दोनों तरह के मूवमेंट, एक्सपेंड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। जो दो सेट ऑफ मसल्स है वो काम कर रही है अपना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेट में चल रहा है। भोजन क्या हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चर्न हो रहा है, उसको चलाया जा रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। नाउ इट स्टार्ट्स एंटरिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, एक यहाँ पर सी शेप स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा। तो जहां पर स्टमक और ड्यूडेनम कनेक्ट होती है, वहां पर भी एक वॉल्व होता है, वहां पर भी एक इंस्पेक्टर होता है। इस इंस्पेक्टर का काम ये है कि वंस द फूड एंटर्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट कैन नॉट गो बैक इनटू द स्टमक। ये स्टमक में वापस नहीं जा सकता। अब आपने देखा होगा डायग्राम मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम उसमें देखा होगा कि यहाँ पर जहाँ पर ये ड्यूडेनम सी शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पैनक्रियास। ऊपर गॉल ब्लैडर है, नीचे लिवर है। लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस जब उसकी जरूरत नहीं होती है, लगभग 1 से 1.5 लीटर बाइल जूस एक दिन में सीक्रेट करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की वजह से थोड़ा सा वो कॉन्सेंट्रेट भी होता है वहाँ पर, और जब उसकी जरूरत होती है डाइजेशन से, इट कम्स आउट। तो गॉल ब्लैडर और लिवर दोनों से डक्ट निकली, पैनक्रियास से डक्ट निकली, पैनक्रियाटिक डक्ट, तीनों जाकर कंबाइन होके हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जिसका नाम मैंने बताया था, इट एंटर्स इन द ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम में एंटर कर जाती है। डायग्राम में मैंने इसलिए आपको बना के दिखाया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीजें हो रही हैं, जो केमिकल प्रोसेस उसको समझिए, इसमें 3 चीजें हो रही हैं। एक तो बाइल जूस कहाँ से आ रहा है, लिवर से। दूसरा पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा है, पैनक्रियास से। और तीसरा जो इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन के पार्ट है, इंटेस्टाइन खुद भी अपना एक जूस सीक्रेट करती है, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों जो तरीके का जूस है, इनका जो कंबाइंड नेम है, उसको बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस, यहां मैं लिख देता हूं, सक्कस एंट्रिकस। सक्कस एंट्रिकस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्कस एंट्रिकस। अब देखिए, अब पैनक्रियाटिक जूस का बेसिकली फंक्शन क्या है, पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। पैनक्रियाटिक जूस का काम यह है कि पैनक्रियास जो जूस सीक्रेट करता है, मैंने बताया था पैनक्रियास के में 2 फंक्शन है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। और जो दूसरा एक्सोक्राइन पार्ट है, वो बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ब्रॉडली 3 तरीके के। पहला है ट्रिप्सिनोजन। देखिए जहां पर इस तरह का नाम आता है, ट्रिप्स, जैसे ट्रिप्सिनोजन, और पीछे मैंने आपको बताया पेप्सिनोजन, जहां पर GEN लिखा है, वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो पहला कौन सा हार्मोन है, ट्रिप्सिनोजन। दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी इनएक्टिव हार्मोन है। अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, इनका फंक्शन क्या है मैं भी आपको बताता हूं। अब चूंकि ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव हार्मोन है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म। तो ट्रिप्सिनोजन इन द फॉर्म ऑफ अनदर हार्मोन, अनदर एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन एक दूसरे एंजाइम की प्रेजेंस में, उस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज। क्या नाम है, एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में इट कन्वर्ट्स इनटू एन एक्टिव एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में एक दूसरे एंजाइम में कन्वर्ट होता है, जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन, जो कि एक एक्टिव एंजाइम है। अब इन एंजाइम्स के फंक्शन क्या है, अभी भोजन में अभी हमने बात कार्बोहाइड्रेट की नहीं की, उसका डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का एक्चुअल डाइजेशन अभी आगे फर्दर कैसे होता है, और फैट का डाइजेशन कैसे होता है, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भोजन कहाँ पहुंच गया, भोजन पहुंच गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो क्या है बेसिकली,
मैंने बात की थी लिवर एक हमारा जो ऑर्गन है, एक बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड है एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी अगर कोई ग्लैंड है तो वो लिवर है। लिवर क्या सीक्रेट करती है? बाइल सीक्रेट करती है। बाइल का बेसिकली डाइजेशन में कोई सीधा रोल है नहीं, सीधा कोई फंक्शन नहीं है। क्या उसका बेसिकली फंक्शन क्या वो अभी मैं आपको बताता हूँ। बाइल में अच्छा देखिए, जितनी भी सब चीजें हैं, जितनी भी ये प्रोसेस हो रहे हैं, दीज आर ऑल केमिकल प्रोसेसेस, क्योंकि सभी में केमिकल प्रोसेस हो रहा है, कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। अब बाइल में क्या होता है? बेसिकली कोई एंजाइम नहीं होता है, बाइल में किसी तरीके का कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस का जो फंक्शन वो इतना है कि जो हम फैट, भोजन के साथ जो हम फैट लेते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बटर हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल हो, या किसी और फॉर्म में जो भी फैट हमारे शरीर में जा रहा है उसको वो डाइजेस्ट करती है। तो लिवर से, बाइल कहाँ से है? लिवर से। इसमें किसी तरीके कोई एंजाइम नहीं आता है। इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखिए फैट का हमारी बॉडी सीधा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको पहले ब्रेक करना पड़ता है। वो ब्रेक करने के बाद उनका डाइजेशन के बाद फिर जो हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है वो उसको फिर एब्जॉर्ब कर पाता है। उसका एक अलग फंक्शन है, उसका एक अलग प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। फैट किन से मिलकर बना होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फैट इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है फैट। तो फैट, मैंने बताया कि फैट के पार्टिकल्स दे कैन नॉट बी अब्सॉर्ब डायरेक्टली, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको ब्रेक करना पड़ता है। उन पार्टिकल्स बोलते हैं मिसल्स। पार्टिकल को क्या बोलते हैं? मिसल्स। अब देखिए मैंने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस का भी सिक्रेशन हो रहा है, लिवर का सिक्रेशन भी हो रहा है, बाइल का मैंने आपको फंक्शन बता दिया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो इंटेस्टाइनल जूस है, यानी कि इंटेस्टाइन जो खुद अपना जूस सिक्रेट करता है, उसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कुछ और एंजाइम्स पाए जाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स मैंने आपको बता दिए थे आपके, उसमें ट्रिप्सिनोजन था, काइमोट्रिप्सिनोजन था, एंटेरोकाइनेज था, माल्टेज एंजाइम था। उनके फंक्शन मैंने आपको बता दिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस है बेसिकली इट सीक्रेट्स नंबर ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स सीक्रेट करता है। उसमें माल्टेज, देखिए जहाँ पर भी ASE आता है, जब आप एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत सारे एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर किया गया कि वो किस सबस्ट्रेट पर काम करते हैं। जैसे जो एंजाइम लिपिड पर काम करता है वो लाइपेज हो गया, जो न्यूक्लिक एसिड पर काम करता है वो न्यूक्लियेज हो गया। ऑलराइट, माल्टोज क्या है? शुगर है, तो जो शुगर को ब्रेक डाउन, माल्टोज को ब्रेक डाउन करता है वो माल्टेज हो गया। तो उसके जिस सबस्ट्रेट पर वो काम करते हैं उसके आगे अगर हम एक सफिक्स ASE लगा दें तो वो उस एंजाइम का नाम हो जाता है। नॉमेनक्लेचर में आप पढ़ेंगे। डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड ये वर्ड कहाँ से है? ये मैंने बताया था, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स, प्रोटीन के छोटे छोटे सेगमेंट्स हो जाते हैं जो कि फर्दर आगे फिर ब्रेक डाउन होते हैं। तो डाइपेप्टाइड यानी कि 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना जो प्रोटीन की छोटी चेन है वो डाइपेप्टाइड हो गया। ऑलराइट, और बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड जब जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। लाइपेज मैंने अभी आपको बताया, लाइपेज इट वर्क्स ऑन लिपिड्स। न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लिक एसिड पर वो वर्क करता है, कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। तो अभी अब देखिए क्या हो गया, प्रोटीन का ऑलरेडी थोड़ा सा डाइजेशन हो गया था। प्रोटीन वाज ब्रोकन इनटू पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस। अब ये क्या होता है, ये सारे के सारे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये कहां से आए थे? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कहां से आए थे? पैनक्रियाटिक जूस से आए थे, वहां उनका सिक्रेशन था। उनकी प्रेजेंस में ये दे आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स 2 अमीनो एसिड का एक ग्रुप होता है। When 2 अमीनो एसिड्स आर या ऐसा कह सकते हैं कि जिन अमीनो एसिड्स के बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, उनको डाइपेप्टाइड्स बोलते हैं। तो ये प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस ये हैं प्रोटीन के ही पार्ट सारे। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में दे आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू डाइपेप्टाइड्स। इसके अलावा ये तो बात प्रोटीन का हो गया। फैट का इमल्सिफिकेशन बाइल जूस से होता है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में बेसिकली स्टार्च, जैसे चावल क्या स्टार्च है, तो स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है? स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज। ये अमाइलेज कहाँ से आया था? पैनक्रियाटिक जूस से आया था। तो स्टार्च को पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड को बोलते हैं। तो स्टार्च यानी कि पॉलीसैकेराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी एक डाइसैकेराइड का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में।
फैट का मैंने बताया था, फैट आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, उनको मिसल्स बोलते हैं। तो फैट का डाइजेशन भी डायरेक्ट नहीं होता है, फैट का जो डाइजेशन है वो डायरेक्ट नहीं हो पाता है, एक स्टेप में पूरा नहीं हो पाता है। होता क्या है कि फैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम लाइपेज, लाइपेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में पहले वो डाइग्लिसराइड्स में ब्रेक डाउन होते हैं और डाइग्लिसराइड्स फर्दर मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट का डाइजेशन एक स्टेप में पूरा नहीं हो पाता है। तो अभी कभी कभी आप महसूस भी करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आप देखते हैं पेट में बहुत भारीपन होता है और ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद भूख नहीं लगी। जैसे बाजार से आपने कुछ तला हुआ चीज़ खा लेते हैं, वो ज़्यादा ही डीप फ्राई कोई चीज़ खा लेते हैं, तो आपको लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। उसका कारण ये है कि फैट का डाइजेशन बहुत धीरे धीरे और बहुत देर में हो पाता है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है ये। तो फैट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज आर कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू डाइग्लिसराइड्स, they are further broken down and they convert into monoglycerides. नेक्स्ट है हमारे फूड में न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड कहाँ से है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, आरएनए और डीएनए, दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इनके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं, इसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड का भी जो केमिकल ब्रेकडाउन है वो एक स्टेप में पूरा नहीं होता है। तो न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट ब्रेक्स डाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियेज। मैंने अभी नाम बताया था, इसका नोमेनक्लेचर कैसा है, जिस सबस्ट्रेट पर जो एंजाइम काम कर रहा है उसी के नाम के आगे सफिक्स ASE लगा दिया तो उस एंजाइम का नाम बन जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम न्यूक्लियेज फर्स्ट ब्रेक्स डाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स एंड these nucleotides are further broken down into nucleosides. ऑलराइट, अब इसके बाद के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये जो है फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेशन का जो है लास्ट पार्ट है। अभी तक शुरुआत के वीडियोस में हमने देखा कि जितने भी पहले दूसरे तीसरे पार्ट में हमने डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात की, डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में बात की। उसके बाद हमने जो एक्चुअल फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं और कैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं किन किन एंजाइम्स की हेल्प में, और बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल के किन किन पार्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है वो हमने सारी डिस्कस कर ली थी। और ये इस डाइजेशन का अंतिम पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो एक्चुअली बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एब्जॉर्ब कैसे होता है। क्योंकि डाइजेशन का जो सोल पर्पस है वो ये है, फूड का सोल पर्पस ये है कि इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जब एब्जॉर्ब किए जाते हैं तो वो एब्जॉर्ब किए मॉलिक्यूल्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं जहां पर उनका फर्दर ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी लिबरेट होती है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था। अब जब फूड जो है जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जिसका ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका है, अब उसका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है। जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होता जाता है वैसे वैसे वो क्रमशः डाइजेस्ट होता जाता है। जैसे यानी कि जो चीज़ आपने पहले खाई वो पहले डाइजेस्ट होगी और पहले अब्जॉर्ब होगी, जो चीज़ आपने बाद में खाई है वो बाद में डाइजेस्ट और बाद में अब्जॉर्ब होगी। तो जो फूड ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर रहे थे हम लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, दैट पासेस इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या था, इलियम, अगर आपको याद हो, और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या था, सीकम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये यहां पर आके से जुड़ती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है। और यहां पर एक वॉल्व होता है, यहां पर एक क्या होता है, वॉल्व होता है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड जब एक बार लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में एंटर कर जाता है उसको बोलते हैं सीकम। तो उसकी बैक फ्लो एंट्री रोकने के लिए यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया था फूड के बैक फ्लो को रोकने के लिए जगह जगह पर इंस्ट्रिक्टर या वॉल्व होते हैं। यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है,
आईसी वॉल, आई से इलियम, सी से सीकम, इलियोसिकल वॉल, इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली होता क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में देयर इज नो डाइजेशन विच टेक्स प्लेस, डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, केवल जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड उसमें एंटर करता है और एंटर करने के बाद जो उसका लास्ट पार्ट है सीकम, वहां पर जाकर वो स्टोर हो जाता है। लेकिन जो मेन एक्टिविटीज लार्ज इंटेस्टाइन में होती है वो क्या है, उसको समझ लीजिए। पहला तो कि नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें कोई डाइजेशन होता ही नहीं है। डाइजेशन ऑलमोस्ट तब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते। दूसरा जो सबसे मेन एक्टिविटी होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। हमारी बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी है कि वाटर को अननेसेसरी लॉस को रोकने के लिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक तरीके के मैकेनिज्म है कि जो जितना भी अगर कोई एक्सेस वाटर है वो बॉडी से बाहर अननेसेसरी ना निकले, उसको क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और साथ साथ जो जरूरी मिनरल्स जो हम खाने के साथ लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम है, क्लोराइड, आयन है, जो कि बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बॉडी का जो एक इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए सभी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सही तरीके से चलती रहें, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स अननेसेसरी बॉडी से बाहर ना निकले तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या करती है, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को ये एब्जॉर्ब करती है, जितना भी पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है अननेसेसरी लॉस रोकने के लिए। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, उनको भी एब्जॉर्ब करती है। तीसरा जो मेन काम होता है वो होता है सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस बेसिकली क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये थोड़ा लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट करने का पर्पस ये है कि ये बड़े आराम से बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, देखिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी की सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं वो सारी हमारे डायरेक्ट विल पावर पर कंट्रोल नहीं है, इनवॉलंटरी मसल्स काम करती हैं और इनवॉलंटरीली वो कंट्रोल्ड होती हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के, हमारी तरफ से एफर्ट्स लगाए, वो आराम से आगे लार्ज इंटेस्टाइन के अगले पार्ट में आराम से मूव होता रहे। उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है और म्यूकस वो उस अनडाइजेस्टेड फूड को लुब्रिकेट करती है ताकि वो आराम से आगे की तरफ बढ़ता रहे। और आगे बढ़ते बढ़ते कम्स इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम में वो जाके स्टोर हो जाता है और रेक्टम के ऊपर एक स्फिंक्टर होता है, उसको बंद करने के लिए एक स्फिंक्टर होता है जिसमें दो तरीके की कहते हैं मसल्स पाई जाती हैं, दो तरीके की मसल्स पाई जाती हैं। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, आपने महसूस किया होगा, देखा भी होगा, बहुत ये आम सी बात है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनको इन्फेंट्स बोलते हैं, जो कि मिल्क डाइट पर रहते हैं, 6 महीने से लेकर 1 साल या 1.5 साल तक के बच्चे, आपने देखा होगा कि कई बार वो दे आर अनेबल टू होल्ड देयर, जिसको आम भाषा में मल कहते हैं, वो रोक नहीं पाते, लेटरिन भी बोलते हैं। वो अपनी सूसू जिसको कहते हैं पेशाब भी नहीं रोक पाते। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब वो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है तो उनके ऊपर जो मसल्स होती हैं दो तरीके की होती है, एक तो इनवॉलंटरी होती है, दूसरी वॉलंटरी होती है। जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसमें दोनों तरह की मसल्स पाई जाती है, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दोनों। इनवॉलंटरी अंदर की तरफ, वॉलंटरी बाहर की तरफ। ऑलराइट, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो रेक्टम के ऊपर जो मसल्स जो इंस्पेक्टर ने उसको क्लोज करके रखा है वहाँ इनवॉलंटरी मसल्स पाई जाती है। और इनवॉलंटरी मसल्स पर हमारा बच्चों का कंट्रोल होता नहीं है, तो जैसा ही वो भरता है उनको बाहर, वो कभी कभी बिना किसी एफर्ट के वो बाहर की तरफ निकल जाता है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते। उसी तरह यूरिनेशन में जब यूरिनरी ब्लैडर उनका भर जाता है तो उसको रोकने के लिए जो उसके ऊपर स्फिंक्टर होता है उसमें भी इनवॉलंटरी मसल्स ही पाई जाती है केवल बच्चों में। तो इस वजह से जब उनके पेशाब की थैली भर जाती है तो वो बिना किसी को बताए और कभी कभी लेटे और किसी भी कंडीशन में होते हैं, उनका जो है वहाँ भाषा में कहते हैं सूसू निकल जाता है, क्योंकि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे आप देखते हैं कि बच्चा 3 साल बाद या 2.5-3 साल बाद उसके अंदर ये कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि उसको काफ़ी हद तक कुछ देर तक रोक सकता है, क्योंकि वो जो मसल्स होती हैं ऊपर के इनवॉलंटरी मसल्स तब तक डेवलप हो जाती हैं और वो उनको अंतिम समय तक रोक के रखने में उसको हेल्प करती हैं। और एक छोटी सी बात की मैंने सोचा आपको बता दें। चलिए अब देखिए
मैंने अभी बात की थी, देखो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो एक्चुअली कंट्रोल कैसे हो रहे हैं। उनका कंट्रोल दो तरीके से होता है। एक तो होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, एक तो होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। उसमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों तरह की मसल्स होती हैं। खासकर जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, हमारी विसरा में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी में इनवॉलंटरी मसल्स पाई जाती हैं। और इनवॉलंटरी मसल दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होती है, हमारा डायरेक्ट उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरे कुछ हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं। हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं, हार्मोन्स के सिक्रीशन उन एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी फंक्शंस हैं, एक्सेप्ट फिजिकल फंक्शन, जो फिजिकल प्रोसेस को अलावा जितने भी, जिसको मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं, इसके अलावा जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं, सबको या तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है या फिर हार्मोनल सिक्रीशन उनको कंट्रोल करते हैं। उनका एक मैकेनिज्म, एक अलग मैकेनिज्म है, जिसके बारे में जब मैं हार्मोन्स का चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगा आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए, अब तो ये बात हो गई। अब जो लास्ट पार्ट बिल्कुल वो है, वो कि ये फूड जो एक्चुअली डाइजेस्ट हो गया उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। हमने बात की थी कि चार जो फूड है उसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमने पढ़ लिया था कि अल्टीमेटली ऑल द कार्बोहाइड्रेट दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है और ग्लूकोज बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। किस प्रोसेस से? तीन प्रोसेस है उसके, ठीक है। मोनोसैकेराइड क्या है? मोनोसैकेराइड बेसिकली ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट शुगर है। या तो डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस आपने जो इस पर एक अलग चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव करना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे आप गैस का सिलेंडर खोल दें तो गैस सारी बाहर निकल जाती है, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर पर गैस इकट्ठी की गई है। जब उसका पिस्टन हम खोलते हैं तो गैस सारी बाहर निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, मैं बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये जो मॉलिक्यूल है जब सेल्स में एंटर करते हैं, सेल ऑल द सेल्स आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है, एक तो पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो बहुत से मॉलिक्यूल जो डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाते हैं सेल के अंदर, क्योंकि देखिए डाइजेस्टेड फूड अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में बेसिकली जाएगा कहाँ? जाएगा तो सेल्स में, और सेल्स ही उनको यूटिलाइज करती है एनर्जी रिलीज करने के लिए, जिसको एटीपी बोलते हैं। तो पहला तो प्रोसेस या तो डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या है कि जब किसी चीज़ को आपको फैसिलिटेट करना हो, यानी कि कोई चीज़ अपने आप नहीं हो पा रही है तो उसको करने में हेल्प करना, उसको फैसिलिटेट करना, उस तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती है, मैंने भी आपको बताया कैरियर प्रोटीन्स का काम होता है। जो मॉलिक्यूल सेल के में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो इन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू सेल में एंटर कर जाते हैं। इसका पूरा एक बिल्कुल अलग तरीके का मैकेनिज्म है, ये इसका पार्ट लेंगे इसलिए हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों अलग टॉपिक है, उनके बारे में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, देखिए प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स भी किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं? या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये जो अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है अमीनो एसिड, उनके थ्रू ये कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं? ये ब्लड कैपिलरीज में के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एंड फ्रॉम दे आर टेकन इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और अल्टीमेटली कहाँ पहुँचते हैं? ये लगभग हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स में ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुँचते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन आई मीन टू से एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है? तीन प्रोसेस है, या तो डिफ्यूजन से होता है, या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन तीन प्रोसेस के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट आता है वाटर, पानी का एब्जॉर्प्शन। पानी का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है? पानी का एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस बनाऊंगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव होना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आरओ तो सुना होगा ना, आरओ वाटर है, आरओ सिस्टम है। आरओ सिस्टम क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू, जिसमें हायर प्रेशर की से लोअर प्रेशर की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। कहाँ से? इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर का जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं ल्यूमेन, वहाँ से। और ये ल्यूमेन है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। इसमें सिंपली ये क्या होते हैं? ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट का जो डिफरेंस होता है उसके थ्रू ये आराम से
इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से जो वहाँ और ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाता है, वहाँ से आगे की तरफ फ्लो करता है। लास्ट जो मैक्रोमोलिक्यूल है सबसे इंपॉर्टेंट है फैट। देखिए मैंने बताया था फैट के मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली नहीं होता है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। जब मैंने आपको डाइजेशन का प्रोसेस समझाया था उसमें मैंने बताया था कि फैट इज ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल पहले होता क्या है कि फैटी एसिड्स और जो फैट का जो हमारा बाइल सिक्रीट होता है, लिवर से बाइल सिक्रीट होता है, तो बाइल क्या करता है फैट को इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है। तो वो जो फैट जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाता है, ग्लोब्यूल्स में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं सर्कुलर मॉलिक्यूल्स, उनको बोलते हैं मिसल्स। क्या बोलते हैं? मिसल्स। उन मिसल्स में क्या होता है उसके बाद एक प्रोटीन का कोट हो जाता है, प्रोटीन की कवरिंग ऐसे बन जाती है। कैसे बनती है मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा कि वो एक्चुअली होता कैसे है। जब वो प्रोटीन कोट से कवर हो जाते हैं मिसल्स, यानी कि फैट के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं उनको ग्लोब्यूल बोलते हैं, तब उनको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। CH से का बनता है काइलोमाइक्रोन्स। अब चाइलोमाइक्रोन्स तो थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं? देखिए ये जब आपने इंटेस्टाइन का माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, तो उसमें मैंने दो चीजें दिखाई थी। एक तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको माइक्रोविलाई बोलते हैं, और उन माइक्रोविलाई के अंदर ब्लड की जो कैपिलरीज है उसमें आर्टरीज भी हैं, वेन्स हैं, और साथ साथ लिम्फेटिक वेन्स, लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उनका एक नेटवर्क होता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते थे? लैक्टील, अगर आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं तो पीछे वाले वीडियो में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो जो काइलोमाइक्रोन्स हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और लिम्फ वेसल वापस क्या करती है? इनको ब्लड वेसल में वापस ट्रांसफर कर देती है, और ब्लड वेसल में एक बार जब ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद ये ब्लड के थ्रू बॉडी के जिस जिस पार्ट में इनको पहुंचना होता है वो ये अपने वहाँ के सारे पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, और उसके बाद किन जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन एक्चुअली होता कैसे है। तो ये दिस होल प्रोसेस इज कंप्लीटेड नाउ। डाइजेशन का जितना भी प्रोसेस था वो हमने यहाँ पर आकर कंप्लीट कर लिया है। और जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो अनडाइजेस्ट फूड एनएस पूरी तरीके से जब रेक्टम पूरी तरह से भर जाता है तो सिग्नल इज सेंड टू द ब्रेन, और ब्रेन फिर नर्व्स, मोटर नर्व्स को एक कमांड करता है जो उसका जो इंस्पेक्टर है उसको खोल दिया जाए। वो इंस्पेक्टर जब खुलता है देन द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इट कम्स आउट। उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। Defecation. Defecation is the process through which the undigested food material comes out through the rectum to the outside. It's called defecation. जिसको मल त्याग बोलते हैं, मल को त्यागना बोला जाता है। तो ये डाइजेशन का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं अभी इसी वीडियो में उसको बता देता हूँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल के डिसऑर्डर्स है कि कौन कौन सी बीमारियाँ एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित है उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा ठीक सही फंक्शन नहीं करता है तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स, एलिमेंट्स जिसको कहते हैं बीमारियां, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सही से काम ना करने की वजह से कुछ हमें क्या कहते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। उन सिम्टम्स के जो कलेक्टिव फॉर्म होती है उसको हम बीमारी बोलते हैं। बीमारी बेसिकली है, बीमारी डिजीज इज बहुत सारे सिम्टम्स का एक कलेक्शन है। और इसके बारे में एक अलग से चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट, बहुत सारे वैसे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपकी बुक के सिलेबस के अनुसार उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसको पढ़िए, क्या लिखेंगे? JAUNDICE। मैंने बहुत से लोगों को बोलते सुना है, पढ़ते सुना, उसको बोलते हैं जॉन्डिस। क्या पढ़ते हैं? जॉन्डिस। जॉन्डिस नहीं बोलना है इसका सही प्रोनाउंसिएशन जॉन्डिस। जॉन्डिस बोलने सुनने में बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन जॉन्डिस है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया। सुना होगा आपने। सिम्टम्स क्या है इनके? आपने देखा होगा कि हमारी जिनमें जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं उनमें देखा होगा कि स्किन का कलर धीरे धीरे पेल होना शुरू हो जाता है,
वो पेल कलर, पीला रंग क्या है, आंखों में कई बार दिखाई देने लगता है, नाखून जो है पीले पड़ने लगते हैं। जब किसी का अगर नाखून पीले पड़ रहे हैं, आंखों में पीलापन दिखाई पड़े, स्किन भी पीली होने लगे, तो ये आप मान के चलिए कि उसको जो है जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं। और उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न क्या है कि हमारा लिवर जब मेल फंक्शन करने लगता है तो उस मेल फंक्शन की वजह से जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो बॉडी से रिलीज नहीं हो पाते, बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, और वो एक्यूमुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बॉडी जो कैसी होती है, थोड़ी सी येलोइश कलर हो जाती है। खासकर कहाँ पर दिखाई पड़ता है? आपके नेल्स में दिखाई पड़ेगा, आपकी आंखों में दिखाई पड़ेगा। उसका अमाउंट बढ़ने पर वो स्किन पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, स्किन में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। जॉन्डिस वैसे तो बहुत ज़्यादा इनक्योरेबल डिजीज नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो कुछ केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। सही समय पर सही इलाज न मिलने पर पेशेंट की जॉन्डिस से डेथ भी हो जाती है। इसको पीलिया बोलते हैं। दूसरा होता है वोमिटिंग। वोमिटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी आपने कुछ ऐसा खा लिया जो जिसमें ऑलरेडी वो फूड है इन्फेक्टेड है, अनहाइजीनिक फूड की वजह से, अनहाइजीनिक फूड, कोई चीज आपने ऐसी खा ली जिसमें जो अनहाइजीनिक है, गलत तरीके से, सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किया गया है, या वो खराब हो चुका है, बासी हो चुका है, या वो इस अवस्था में पहुंच गया कि वो खाने लायक नहीं था और आपने गलती से खा लिया, तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, ऐसा सेंस हमें महसूस होता है कि अपने बॉडी में जो खाया है, जो हमारे स्टमक में चला गया, वो बाहर आने की कोशिश करता है। वो फूड जो है उसका, मैंने आपको बताया था कि जब फूड में जो स्टमक में जो एक्टिविटीज होती है उसको तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर में चलने लगता है। रिवर्स ऑर्डर में चलने की वजह से जो खाना पेट में हमने खाया हुआ होता है वो ईसोफेगस और आपके अल्टीमेटली आपके मुंह से बाहर निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग। वोमिटिंग के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अनहाइजीनिक फूड हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। नेक्स्ट है डायरिया, अतिसार बोलते हैं इसको हिंदी में। डायरिया बेसिकली है क्या? ये छोटे बच्चों में से लेकर बड़े में किसी में भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें होता क्या है? डायरिया में आपने देखा होगा कि जो हमने खाना खाया है वो उसका डाइजेशन होना एक तरीके से बंद हो जाता है, और जो पानी का एब्जॉर्प्शन है, उसकी म्यूकस, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो इन्फेक्शन की वजह से जो पानी का एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देती है। पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी रुक जाता है। तो वो पानी जो है कई बार मुंह के रास्ते से और कई बार एनएस के जो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है उसके रास्ते से उसका फ्रीक्वेंट मूवमेंट शुरू हो जाता है, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं दस्त लगना। बार बार लेटरिन जाना, बार बार लेटरिन जाना। लेटरिन जिसको कहते हैं बिल्कुल पतली लेटरिन होती है और कई बार उसमें वोमिटिंग भी होती है। दैट इज कॉल्ड डायरिया, इन्फेक्शन की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन हिंदी में कब्ज बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है? कब्ज बेसिकली कोई बीमारी नहीं है। देखिए, जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है या किसी इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस सिक्रीट होना कम हो जाता है, तो उस म्यूकस सिक्रीशन कम की वजह से या भोजन में पानी की मात्रा कम होने की वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा होने लगता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा होने लगता है, कई बार ऐसा लगता है पेट का जो लोअर पार्ट है वो भारी, आपको हैवी महसूस होता है, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको बोलते हैं कब्ज। और ऐसे में पेशेंट तो नहीं कहेंगे, जिसको भी ये परेशानी, उसको बार बार लगता है कि भाई ये पेट मुझे थोड़ा सा जाकर हल्का करना चाहिए, तो बार बार उसको बाथरूम जाने की इच्छा होती है। दवाइयों से ठीक हो जाता है बेसिकली। इंडाइजेशन क्या है? अपच इसको बोलते हैं। अपच भी कोई बीमारी नहीं है। कई बार आप कभी ऐसा खाना खा लेते हैं जो बहुत ऑयली खाना होता है, कई बार ऐसा खाना खा लेते हैं जो बहुत ऑयली होता है या जिसको हमारी बॉडी सही तरीके से पचा नहीं पाती, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है। किस वजह से हो सकता है? ओवर ईटिंग की वजह से हो सकता है। बहुत ऑयली फूड, स्पाइसी फूड। इंडाइजेशन किसी भी वजह से हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से खा लिया, जितने स्टमक की कैपेसिटी उससे ज़्यादा खा लिया आपने, इंडाइजेशन हो जाएगा।
ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा ऑयल वाला खाना खा लिया, बहुत सारा तेज मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया तो आप महसूस करते हैं कि इंडाइजेशन हो गया है, भोजन में आपने खाया है वो पच नहीं रहा। कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन में दोनों में फर्क है, इसको आप समझ लीजिए। कॉन्स्टिपेशन कब्ज है, जो फीकल मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि पानी की मात्रा बॉडी में कम है या म्यूकस सही मात्रा में सिक्रेट नहीं हो रहा है। इंडाइजेशन जिसको बोलते हैं अपच, खाना पच नहीं रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से हो सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से हो सकता है, ऑयली फूड खाने की वजह से हो सकता है, स्पाइसी फूड की वजह से होता है। तो ये हमारा डाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो वीडियो इसी क्रम में आएगा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसके बाद जो क्लास 11th एनसीईआरटी का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग, इस पर मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।